भारत में राष्ट्रवाद जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रकरण है आपके सामने है। आप इसे देखें। स्क्रीन पर सारे क्वेश्चंस स्पष्ट हैं जिन्हें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ साथ उनको हम डिस्कस भी करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कौन से प्रश्न हो सकते हैं। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? अब इससे संबंधित 2-3 तरह के प्रश्न हो सकते हैं। महात्मा गांधी जी भारत जब लौटे थे तो इससे संबंधित दूसरा प्रश्न हो सकता है कि प्रवासी दिवस कब मनाते हैं। प्रवासी दिवस महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो अगर इसको प्रवासी दिवस के रूप में जीके के रूप में पूछा जाए तो भी आप जाने रहिए तारीख थी 9 जनवरी 1915 जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता कब ग्रहण की? गांधी जी ने 1916 में दिसंबर 1916 में कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था, लखनऊ सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी जब भारत लौटे तो उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने से ही वो भारत को समझने के लिए 1 साल तक उन्होंने भारत का भ्रमण किया। भारत की सामाजिक और राजनीतिक हालात को उन्होंने समझा। गांधी जी ने नील के किसानों के लिए कौन सा सत्याग्रह किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह वो था चंपारण सत्याग्रह बिहार में जो नील के किसान थे उनका शोषण हो रहा था, उनको सही मूल्य नहीं मिल रहा था, अंग्रेज जबरदस्ती नील खेती करवाते थे। तो दिसंबर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को राजकुमार शुक्ला मिले। उन्होंने गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया और गांधी जी चंपारण गए और चंपारण में जाकर के उन्होंने नील के किसानों के लिए संघर्ष किया और नील के किसानों को उसमें राहत भी मिली। ये गांधी जी की पहली सफलता थी। गांधी जी ने गुजरात में खेड़ा आंदोलन किसके लिए किया? गुजरात में अकाल का समय था और किसानों से जबरदस्ती लगान वसूला जा रहा था, इसलिए गांधी जी ने यह आंदोलन किसानों के लिए किया कि लगान की वसूली रोकी जाए, अकाल के दौरान लगान ना वसूला जाए। सरकार इस बात पर सहमत हो गई। ये दूसरी सफलता गांधी जी की और किसानों को इससे राहत मिली। गांधी जी ने अहमदाबाद में 1918 में किस आंदोलन में भाग लिया? गांधी जी किस आंदोलन में शामिल हुए? वो मिल मजदूरों का आंदोलन था। ये विश्व युद्ध का समय था और विश्व युद्ध के समय में जो पूंजीपति थे उन लोगों ने मजदूरों की तनख्वाहों में कटौती कर दी थी। खास करके मिल मजदूरों को मिलने वाला जो प्लेग भत्ता था उसको काट दिया गया था, इसलिए मिल मजदूर आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी ने मिल मजदूरों की आवाज उठाई और मिल मजदूरों के आंदोलन की वजह से मिल मजदूरों की तनख्वाह बढ़ गई। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसको कहते थे काला कानून, न कोई वकील न कोई दलील। ये कानून तब पारित हुआ 1919 में भारत में इसको लागू किया गया। 1918 में बनाया गया था। और इसको अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसको बनाया किसने, तो सर सिडनी रॉलेट, इन्होंने इस कानून को बनाया था। भारत में इसको 1919 में लागू किया गया जिसका कि प्रबल विरोध हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? रॉलेट एक्ट का ही विरोध पंजाब में हो रहा था और इस आंदोलन के अंतर्गत जो गिरफ्तार पंजाब के 2 बड़े नेता थे, किचलू और सैफुद्दीन किचलू पूरा नाम था, और डॉक्टर किचलू के साथ डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ में जो एक सभा हो रही थी जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, इस सभा पर जनरल डायर के द्वारा उसके सैनिकों ने जो गोली कांड किया 13 अप्रैल 1919। कहाँ घटना हुई? अमृतसर में घटना हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को।
ये लोग शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर रहे थे। ये चाहते थे कि ये दोनों नेता छोड़े जाएं। खिलाफत आंदोलन कब और किसने प्रारंभ किया? खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ और दो भाई थे, उनको अली बंधु के नाम से जानते हैं, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। इन दोनों भाइयों ने आंदोलन को चलाया था। आंदोलन इसलिए चलाया गया था कि टर्की के खलीफा का राज्य और खलीफा का पद विश्व युद्ध के बाद समाप्त कर दिया गया था। तो ये मांग कर रहे थे कि खलीफा का राज्य वापस दिया जाए और उसका पद भी वापस किया जाए। असहयोग आंदोलन करने का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा कब लाया गया? सितंबर 1920 में कलकत्ता में यह प्रस्ताव लाया गया। सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में ही एक बात और निश्चित की गई थी, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना भी स्वीकार किया था। गांधी जी चाहते थे कि खिलाफत आंदोलन जो मुसलमानों का आंदोलन है, कांग्रेस इसको समर्थन दे देगी तो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो जाएगी। तो दो बातें हुई थी कलकत्ता अधिवेशन में, एक तो असहयोग आंदोलन करने का प्रस्ताव लाया गया था और खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की बात की गई थी। असहयोग आंदोलन करने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? पूरी तरह से इस पर मोहर कब लगाई गई? दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का आखिरी निर्णय ले लिया गया। हिंद स्वराज ये पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की एक और पुस्तक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और हिंद स्वराज। गांधी जी के दो समाचार पत्र भी निकलते थे। अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, गांधी जी के दो समाचार पत्र, हरिजन और यंग इंडिया। पिकेटिंग क्या है? पिकेटिंग कहते हैं धरना देने को। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो विदेशी सामानों का विक्रय कर रही दुकानें थी, उन दुकानों के सामने जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, जाते थे, बैठ जाते थे। दुकान पर किसी भी व्यक्ति को आने न देना, जिससे कि दुकान पर रखे हुए विदेशी सामान की बिक्री ना हो सके। ये उनका विरोध करने का एक तरीका था। अवध किसान सभा का गठन कब और किसने किया? ये किसानों का संगठन था। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उत्तर प्रदेश में अवध में किसानों ने एक संगठन बनाया और किसानों ने लगान न देने के लिए ये आंदोलन चलाया। बाबा रामचंद्र जो एक गिरमिटिया मजदूर थे, उन्होंने किसानों को संगठित किया। जवाहरलाल नेहरू जी की भी उसमें भूमिका थी। गुंडम पहाड़ी क्षेत्र ये आंध्र प्रदेश में है। असहयोग आंदोलन के दौरान गुंडम पहाड़ी क्षेत्र में गुरिल्ला आंदोलन हुआ, गुरिल्ला विद्रोह हुआ। गुंडम पहाड़ी क्षेत्र के जो आदिवासी थे वो सशस्त्र संघर्ष कर रहे थे, और उस सशस्त्र संघर्ष का नेता कौन था ये पूछा जाएगा। गुंडम पहाड़ी क्षेत्र का जो आदिवासी विद्रोह था, गुरिल्ला विद्रोह था, उसके कौन नेता थे? तो आंसर है अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू ये गांधी जी को मानते थे, लेकिन वो गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को नहीं मानते थे। अल्लूरी सीताराम राजू ने और उनके समर्थकों ने वहाँ जो ब्रिटिश पुलिसकर्मी थे, ब्रिटिश सरकारी अधिकारी थे, उनको निशाना बनाया और ये छापामार युद्ध करते थे। अंत में अल्लूरी सीताराम राजू पकड़े गए 1924 में और उनकी फांसी दे दी गई। ओके। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था, कब पारित हुआ? 1859 में। और ये चाय के बागानों में काम करने वाले बागान मजदूरों से संबंधित था। बागान मजदूरों से कागज पर उनके हस्ताक्षर कर ले लिए जाते थे और उसमें शर्तें लिखी होती थी कि वो बिना इजाजत बागान को छोड़ करके जा नहीं सकते थे। तो देश के अंदर ही उनको एक प्रकार से प्रवासी बना दिया जाता था। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बागान मजदूरों से संबंधित था। 1859 में इसको लागू किया गया। चौरी चौरा की घटना कब हुई? चौरी चौरा की घटना फरवरी 1922 को हुई। डेट है 5 फरवरी 1922 को हुई। यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी, जहां की 22 पुलिसकर्मियों को आंदोलन करने वाले लोगों की भीड़ ने जिंदा जला दिया था थाने में। और इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय ले लिया गया था।
चूंकि आंदोलन हिंसक हो गया था इसलिए असहयोग आंदोलन इस घटना के बाद रोक दिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस घटना की वजह से असहयोग आंदोलन रोका गया? चौरी चौरा की घटना कहां हुई थी? गोरखपुर में। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये आंदोलन बंद करने का निर्णय गांधी जी ने कहां से लिया, तो वह स्थान है बारदोली। उस समय गांधी जी बारदोली में थे और उन्होंने वहीं से निर्णय ले लिया कि असहयोग आंदोलन बंद किया जाता है। ओके, गांधी जी व टैगोर जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी अपनी उपाधियां वापस की? असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत लोगों ने अपनी उपाधियां वापस कर दी। लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, वकीलों ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, विद्यार्थियों ने स्कूलों को जाना छोड़ दिया। तो गांधी जी ने अपनी उपाधि कैसरे हिंद, ये गांधी जी को उपाधि विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए दी गई थी, तो कैसरे हिंद उपाधि गांधी जी ने वापस कर दी। और नाइटहुड की उपाधि गीतांजलि पर जब नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया टैगोर जी ने, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ये उपाधि टैगोर जी ने वापस कर दी। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा। ध्यान देना, अगर पूछा जाए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो 1927। भारत कब पहुंचा? तो 1928। इसमें 7 सदस्य थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीय इसका विरोध कर रहे थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन का विरोध भारतीय क्यों कर रहे थे? क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे और भारतीय चाहते थे कि इसमें भारतीय सदस्य भी रखे जाएं। ओके, साइमन कमीशन क्यों आया था? साइमन कमीशन भारत भेजा गया अंग्रेजों के द्वारा इसलिए कि अंग्रेज सरकार चाहती थी कि 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, 1919 का जो भारत सरकार कानून था, उस पर वो भारतीयों की राय जानना चाहते थे और उसके अनुसार भारत के लिए नए कानून बनाए जाने थे। 1919 में जो कानून बनाया गया था, उस कानून में और क्या सुधार की आवश्यकता है, ये भारतीयों की राय जानने के लिए साइमन कमीशन भेजा गया था। साइमन कमीशन को भारत आकर के भारत की राजनीतिक पार्टियों से मिलना था, लेकिन साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडों, काले पट्टियों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया था। ओके, इसी आंदोलन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन पूछा सकता है लाला लाजपत राय की मृत्यु किस शहर में हुई थी? तो लाहौर में। पुलिस ने बर्बरता से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज की वजह से उनको चोटें आई, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। एक क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछा जा सकता है कि लाला लाजपत राय की क्या उपनाम से जाना जाता था? उनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। ओके, शेष क्वेश्चन और जो हैं उनको हम देखते हैं। भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित और प्रश्न क्या हो सकते हैं? देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बार इसको अच्छे से देखिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम प्रश्नों को सिलसिलेवार डिस्कस करते हैं और उससे संबंधित जो दूसरे प्रश्न हैं उनको भी साथ साथ बताते चलेंगे। भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित और क्वेश्चन क्या हो सकता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया। जो कांग्रेस का लाहौर सेशन हो रहा था 1929 में, ये एक ऐतिहासिक अधिवेशन था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। इसके पहले कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कभी भी नहीं की थी। स्वराज की मांग थी लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग नहीं हुई थी। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर अधिवेशन मैंने कहा कि ऐतिहासिक अधिवेशन था। क्यों? क्योंकि पहली बात तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई और दूसरा पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए। ये युवा थे। इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बुजुर्ग लोग हुआ करते थे। पहली बार किसी युवा को नेतृत्व दिया गया। और ऐतिहासिक किस लिए था कि इस अधिवेशन में भारतीयों ने स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। तो कई बड़ी उपलब्धियां इस अधिवेशन की हैं, आगे हम बताते रहेंगे। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कब और कहां लिया गया? ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही। ओके, गांधी जी गवर्नर लॉर्ड इरविन को
जो उन्होंने पत्र लिखा था उसमें कितनी मांगे थी। जनवरी 1931 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा और उस पत्र में 11 मांगे रखी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। इसके लिए गांधी जी ने समय भी दिया था 11 मार्च 1930। लॉर्ड इरविन को समय दिया गया कि ब्रिटिश सरकार 11 मार्च 1930 तक अगर मांगे मान लेती है तो कांग्रेस आंदोलन नहीं करेगी, अदरवाइज कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन करेगी। लेकिन लॉर्ड इरविन ने मांगों को नहीं माना। इसके लिए गांधी जी ने फिर दांडी यात्रा आयोजित की। तो क्वेश्चन आ सकता है दांडी यात्रा से कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब और कितने लोगों के साथ किया, कहां से किया, यह भी हो सकता है। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की। जब मांगे नहीं मानी गई, 11 मार्च तक का समय समाप्त हो गया, तो ठीक अगले दिन, याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। 78 वॉलंटियर्स थे और साबरमती आश्रम से प्रारंभ की गई। जो गांधी जी का आश्रम है अहमदाबाद में, साबरमती आश्रम, वहां से यात्रा दांडी तट की ओर थी, जो 240 किलोमीटर दूर है। गांधी जी पैदल चल पड़े। 78 लोग शुरू में थे, साथ में फिर बहुत से लोग ज्वाइन करते गए और जब वो गांधी जी दांडी पहुंचे तो लाखों लोगों की भीड़ उनके साथ थी। प्रतिदिन 10 किलोमीटर का सफर करते थे और इस तरह जाकर के उन्होंने 6 अप्रैल को वहां पर नमक सत्याग्रह जो है उसको प्रारंभ किया। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से की? गांधी जी ने यात्रा तो साबरमती से की थी, इसमें कई चीजों को लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो दांडी यात्रा की शुरुआत है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जहां जाकर के उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, वो स्थान है दांडी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी में हुई। समुद्र तट पर जाकर के उन्होंने नमक कानून तोड़ा और वो तारीख थी 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की 2 विशेषताएं क्या थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने से पहले के आंदोलनों से भिन्न था। इस आंदोलन की 2 विशेषताएं थी। तो इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली। कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने से गांधी जी ने महिलाओं को इस आंदोलन में शामिल किया। और दूसरा, इस आंदोलन की रिपोर्टिंग जो विदेशी मीडिया थी उसने किया। ठीक, तो टाइम्स जैसी पत्रिका के रिपोर्टर्स इसकी घटनाओं को रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिससे कि संसार भर में भारत के आंदोलन की खबरें जा रही थी। गांधी जी के सहयोगी खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जानते थे? ये बहुत प्रसिद्ध पठान नेता थे, सिंध प्रांत के रहने वाले थे। इनको भारत रत्न भी दिया गया है। इनको सीमांत गांधी के नाम से जानते थे। सीमांत गांधी। ओके। गोलमेज सम्मेलन कब व कहां आयोजित किया गया? अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ भारत के लिए कानून बनाने से संबंधी चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया और वो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ध्यान से देखो, पहला, दूसरा, तीसरा। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा। स्थान कहां था? लंदन। लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। इसमें से गांधी जी किस अधिवेशन में भाग लेने गए? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए? दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जो 1931 में। पहले में क्यों नहीं गए थे? पहले में उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसलिए गांधी जी नहीं गए थे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए कैसे तैयार हो गए? गांधी और गवर्नर जनरल इरविन में समझौता हुआ। वो समझौता कब हुआ था? मार्च 1931 में। मार्च 1931 में सम्मेलन, मार्च 1931 में गांधी इरविन में समझौता हुआ और इसके बाद जो दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भागीदारी की। लेकिन गांधी जी वहां पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना। गांधी जी वापस आ गए और फिर आकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया। ओके। दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। दमित वर्ग, जो
समाज के दलित वर्ग के लोग थे, उनके लिए एक अलग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। कब की थी? 1930 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच 1932 में एक समझौता हुआ। उस समझौते को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूना पैक्ट। पूना में समझौता हुआ था, इसलिए इसको कहते हैं पूना पैक्ट। इस सम्मेलन में गांधी जी ने स्वीकार किया था कि जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। ओके, एम.आर. जयकर एक बहुत राष्ट्रवादी नेता थे। इनका संबंध किस पार्टी से था? ये हिंदू महासभा पार्टी के नेता थे। एम.आर. जयकर हिंदू महासभा पार्टी के नेता थे। इसी तरह उस समय भारत में जो दूसरी मुख्य पार्टी थी मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के उस समय मुख्य नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पृथक निर्वाचिका की मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि मुसलमानों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दे दिया जाए। एम.आर. जयकर ने उसका प्रबल विरोध किया और यही कारण था कि हिंदू और मुसलमानों में जो होने वाली एकता थी, जो समझौता था, वो टूट गया था। ओके, वंदे मातरम नामक गीत किसने लिखा? जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसको लिखना किसने किया? उसके लेखक कौन थे? वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने 1870 के दशक में इस गीत को लिखा था। पहले गीत के रूप में लिखा था, बाद में ये उनके उपन्यास आनंद मठ में पब्लिश हुआ। तो वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। भारत माता की सन्यासिनी के रूप में तस्वीर किसने बनाई? ये भारत माँ की पहली तस्वीर है जो सन्यासिनी के रूप में है और इसको अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई है। इसके आर्टिस्ट हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। फोक लोर्स ऑफ बंगाल, ये एक पुस्तक है जिसमें बंगाल के लोकगीतों का संग्रह है। ये पुस्तक किसने कंपाइल की? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस पुस्तक को कंपाइल किया। इसी तरह फोक लोर्स ऑफ सदर्न इंडिया, दक्षिण भारत के गीतों को, खास करके जो तमिल भाषा के गीत हैं, उन गीतों को संकलित करने का काम नटेशा शास्त्री ने किया है। ओके, इन लोगों का मानना था कि लोकगीतों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय एकता की स्थापना हो सकती है। गांधी जी ने स्वराज्य का झंडा कब तैयार किया? गांधी जी ने स्वराज का झंडा 1921 में तैयार किया। इस झंडे में सफेद, हरा और लाल रंग था। बीच में चरखे का निशान था। गांधी जी ने इस झंडे को तैयार किया। इससे पहले बंगाल विभाजन के समय में जब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चालू किया गया था तो भारतीयों ने अपना झंडा बनाया था। उसमें 3 रंग थे, लाल, हरा और पीला। ये 3 रंग थे। बीच में 8 कमल, जो 8 राज्यों का नेतृत्व करते थे, 8 कमल थे 8 राज्यों के प्रतीक में, और एक अर्धचंद्र था, आधा चंद्रमा था, जो हिंदू मुस्लिम का प्रतीक था। तो पहला झंडा लाल, हरा और पीले रंग का था, जिसमें कि बीच में 8 कमल 8 राज्यों के प्रतीक के रूप में थे और चंद्रमा को दर्शाया गया था। 1921 में गांधी जी ने ऐसा झंडा तैयार किया जिसमें सफेद, हरा और लाल रंग था और चरखा उसमें बीच में था। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। पूरे वीडियो को देखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा, मित्रों को भी शेयर करिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक्स।